ईरान इसराइल अमेरिका जंग बहुत ही क्रूशल स्टेज में दाखिल हो चुकी है, और इसमें आपको साथ एक खबर शेयर करूंगा ज़रूर, क्योंकि इस वक्त ईरान का जो जदीद तरीन दिफाई निज़ाम है, ईरान ने कहा है कि वो हमने फ़ाल कर दिया है, और उसकी कारकर्दगी भी देखने को मिल रही है। सिचुएशन ये है कि कुल जो CNN की रिपोर्ट है, और CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कुल जो जहाज़ हैं वो 7 जहाज़ ईरान ने गिरा दिए हैं, और उसमें F-35, F-15 ईगल और E-3 और जासूस तैयारे भी शामिल हैं, जबकि कल 2 हेलीकॉप्टर भी जो रेस्क्यू के लिए थे उनको भी हिट किया, और वह मुश्किल जो है वो वापस जाने में कामयाब हुए, लेकिन हिट हुए और ज़ख्मी हालत में वो वापस पहुंचे हैं। तो अभी भी इस वक्त जो ईरान की सरजमीन पे पायलट की तलाश जारी है, एक पायलट नहीं मिला। ईरान ने 60,000 अमरीकी डॉलर जो हैं वो इनाम मुख्तस किया है कि जो भी अमरीकी पायलट को तलाश करेगा उसको 60,000 और $100 जो है वो मिलेंगे। ये सूरत हाल है, जबकि अमेरिका रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है, और उसका रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो काफ़ी क्रुशल होता जा रहा है। सूरत हाल ये है कि इस वक्त एक ज़मीनी हमला, एक पैराशूटर्स उतारने की कोशिश की गई। मेरी बात हुई तेहरान, खासतौर पे तेहरान बात हुई, तो उनसे मैंने ज़रा हाल हवाल पूछा। एक तो एक मीडिया में खबरें चल रही हैं, और दूसरा बहुत सारी खबरें आ भी नहीं रही। तो उन्होंने कहा कि सूरत हाल ये है कि ईरान और इस वक्त बीजिंग और मॉस्को, ये तीनों इस वक्त मिलकर खेल रहे हैं, और तीनों एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ ईरान का मसला नहीं है, कि अगर ईरान सरेंडर करता है, या ईरान फाल होता है, तेहरान फाल होता है, और वहाँ पे रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब हो जाता है, तो ऐसी सूरत में ये पूरे का पूरा खित्ता चाइना और रशिया की दस्तरस से निकल जाएगा, और यहाँ पे अमरीकी राज होगा। ये बुनियादी नुक्ता है। और पहले कहा गया था कि जौहरी हथियार हैं, तो जौहरी हथियार तो नहीं थे। अब उसमें तब्दीली की जा रही है, अमरीकी मौक़िफ़ में तब्दीली आ रही है, इसराइली मौक़िफ़ में तब्दीली आ रही है, और अब कहते हैं कि हमने यूरेनियम जो है वो हासिल करना है, यूरेनियम अफ़रोज़ करके। मैं आपको इस बारे में जो मुझे मालूमात मिली, उसमें यह है कि 440 किलोग्राम यूरेनियम है, जो 60% एनरिच्ड है, और उसमें मज़ीद थोड़ा-सा और कोशिश की जाए तो वो ईरान जो है वो जौहरी हथियार बनाने की पोजीशन में है। 1000 किलोग्राम 25% एनरिच्ड है, और 8500 किलोग्राम 3.6% जो है वो एनरिच्ड है। ये मुकम्मल तौर पर उसके पास यूरेनियम, और ये इस्फहान के इलाके में है, और इस्फहान की ज़ेर ज़मीन सुरंगों में ये जौहरी साइट्स हैं, और इस वक्त जो इत्तलात हैं वो मुकम्मल तौर पर उन्होंने ये साइट्स बंद की हुई हैं, और उनके जो मुंह के दाने हैं वो भी बंद हैं, और ये मुश्किल काम है, और सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन काम है। ये आलमी माहिरीन और आलमी मुबस्सिरीन भी ये कह रहे हैं, और तेहरान का भी यही बात कहनी है। और दूसरा ये कि सैटेलाइट के ज़रिए रशिया भी और चाइना भी मुकम्मल तौर पर जासूसी कर रहा है, निगरानी कर रहा है, ईरान की भी फ़िज़ाई हदूद की, और दूसरा ये कि अमरीकी और इसराइली ट्रूप्स की भी वो मुकम्मल तौर पर इसकी कर रहा है। अब सूरत हाल ये है, सिचुएशन जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो मामला है, जो अफ़गानिस्तान पे हमला किया गया, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जंग, और इसराइल, अमरीका, ईरान जंग, ये आपस में इंटरलिंक है। और उसमें जो तेहरान और बीजिंग खास तौर पे वो ये कहते हैं कि सूरत हाल ये है, क्योंकि वो ऑन द रिकॉर्ड ये बात कहने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो कहते हैं कि ये हम चीज़ें मंजरें अपनी, वो ये उनका ये खदशा है कि इस्फहान जो है वो अफ़गान बॉर्डर से मिलता है, अफ़गानिस्तान के रास्ते से, और थोड़ा बहुत आई थिंक पाकिस्तान का एरिया भी उसमें शामिल है, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ वो मुंसलिक है जी, इस्फहान का एरिया। तो वहाँ तक पहुँचना है तो 2 ही रास्ते हैं, या तो पैराशूटर्स के ज़रिए बराह रास्त उतरे अमरीकी फ़ौज, और दूसरा ये कि वो अफ़गानिस्तान के रास्ते आएँ, और अफ़गानिस्तान में अगर उनको शेल्टर मिल जाता है तो अफ़गानिस्तान से आएँ, और वहाँ से आके इस्फहान की तरफ जाएँ, और वहाँ पे वो अपनी कार्रवाई करें, और कमांडो एक्शन करें जिसे कहते हैं। इसमें जो ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि अगर अफ़गानिस्तान को एंगेज किया जाता है, पाकिस्तान अगर एंगेज कर लेता है, तो उसका फ़ायदा जो है वो अमेरिका उठाएगा और इसराइल को उठाएगा। और यही बात इस्लामाबाद को बताई जा रही है कि आप इस जंग को फौरी तौर पे बंद करें, और क्योंकि अफ़गान गवर्नमेंट ने भी चाइना को, बीजिंग के साथ वो राब्ते में है, और वो इन डिटेल आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ईरान में भी चाइना की भरपूर इन्वेस्टमेंट है, और अफ़गानिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट है। तो लिहाजा ये मामला बड़ा क्रूशल है कि अगर
کیونکہ ایک کوشش جو ہے یہ جو ایران پہ جو فضائی حملے کیے گئے خاص طور پہ جو پچھلے 48 گھنٹوں میں، اور ان کے فائٹر طیارے آئے، ہیلی کاپٹر آئے، کروز میزائل آئے، تو اس ساری صورتحال میں اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پیراشوٹرز اتارے جائیں گے اور زمینی فوج اتارنے کی کوشش کیونکہ مشرق وسطیٰ میں ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں جو امریکن ٹروپس ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں، یو اے ای میں موجود ہیں اور بحری بیڑوں میں موجود ہیں، اور وہ گرین سگنل کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن کل کی جو اٹیمپٹ ہے وہ کہتے ہیں، تہران کہتا ہے کہ یہ ناکام ہوگی۔ ہمارا جدید ترین جو دفاعی نظام ہے ہم نے اس کو فعال کیا، اور کل کی صورتحال یہ ہے کہ 160 ٹوٹل جو ہے وہ لیٹسٹ رپورٹ جو آئی ہے اس میں کافی نقصان پہنچایا ہے۔ میرے سامنے یہ ایک موجود ہے جی، نیشنل ایئر ڈیفنس کے جوائنٹ ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر نے یہ کہا ہے کہ ایرانی فورسز نے کئی جدید لڑاکا طیارے، درجنوں کروز میزائل اور 160 سے زائد ڈرونز جو ہیں وہ تباہ کیے ہیں، اور یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل 7 ایران میں جو حملے ہوئے ہیں، ایران میں بھی حملے چل رہے ہیں، اس کی طرف بھی آتا ہوں، اور جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس میں ٹروپس اتارنے میں ناکامی ہوئی ہے، اور یہ پہلی جو اٹیمپٹ کی گئی وہ ناکام ہو گئی ہے۔ تو اب ذرا پاکستان کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ جو پچھلے 24-48 گھنٹوں میں 2 طیارے، 5 ڈرون اور 2 کروز میزائل جو ہیں یہ ایران نے فارغ کیے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کا جو دفاعی نظام ہے وہ زیادہ فعال، اور اسرائیل کا دفاعی نظام وہ 100% کامیاب نہیں ہو سکا۔ ابھی ایک رپورٹ آئی ہے، CNN کی رپورٹ ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں جو امریکی سفارت خانے کو ہٹ کیا تھا اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور ایک ہی جگہ پہ پہلے ایک ڈرون اور اس نے دیوار میں سوراخ کیا، پھر اسی جگہ پہ دوسرا ڈرون ہوا جی، اور دوسرا سوراخ ہوا اور آگ لگی، اور آدھے دن سے زیادہ آگ لگی رہی، اور اب انہوں نے کہا کہ جو پہلا موقف تھا امریکہ کا وہ درست نہیں تھا، بلکہ اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے امریکی سفارت خانے میں۔ دوسرا، سلطان ایئر بیس پہ جو اواکس طیارے اور ریفیلنگ طیارے ان کو بھی نقصان پہنچا تھا، اور اس میں بھی جو امریکہ کا جو دفاعی نظام ہے وہ ان حملوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ اس طریقے سے یہ صورتحال جو ہے یہ کافی ڈینجرس ہے اور کافی مایوس کن ہے، خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے۔ اب ذرا آتے ہیں، ہماری ملٹری ڈپلومیسی جو تھی وہ یہ تھی کہ اب پورا یورپ جو ہے، پورا نیٹو، پورا یورپ، پوری دنیا وہ امریکہ کے اتحادی نہیں ہے، امریکہ اور اسرائیل کے۔ امریکہ اور اسرائیل صرف 2 ملک نظر آتے ہیں جو اس وقت ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی تیسرا ملک شامل نہیں ہے جو کہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستان سلامتی کونسل میں 5 ممالک ہیں جن کے پاس ویٹو پاورز ہوتی ہیں، ان میں سے 4 ممالک جو ہیں وہ امریکہ کے مخالف ہیں۔ برطانیہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہا، فرانس ان کو سپورٹ نہیں کر رہا، چائنا اور رشیا ان کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ یہ 4 ممالک ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نیٹو کا کوئی بھی چھوٹا بڑا ملک ان کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ تو یہ صورتحال ہے، جبکہ دوسری جانب انڈیا جو کہ ان کا اتحادی ہے اور کواد میں شامل ہے، لیکن وہ بھی بالکل سائلنٹ ہے اور وہ بھی تیار نہیں ہے، وہ بھی اپنے آپ کو نیوٹرل کیا ہوا، بلکہ اس نے ایران کے ساتھ معاملات جو طے کیے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب آبنائے ہرمز کا معاملہ ہے، اس میں بھی ایران کے ساتھ اب دیگر جو یورپی ممالک ہیں بڑے بڑے وہ بھی ایران کے ساتھ براہ راست معاملات طے کر رہے ہیں، اور براہ راست معاملات طے کر کے وہ اپنا 2 طرفہ جو ہے وہ بائی لیٹرل جو تعلقات ہیں اس کو استوار کر رہے ہیں۔ اس میں اب صرف اور صرف امریکہ کے ساتھ جو ممالک کھڑے ہیں وہ یو اے ای ہے، اور یو اے ای کے ساتھ سعودی عرب کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن ابھی تک اس نے آفیشلی اس کا نہیں کیا، لیکن تردید کرتے رہتے ہیں۔ صرف مڈل ایسٹ کے ممالک میں سے سعودی عرب اور یو اے ای جو ہے وہ زیادہ تر وہ یہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایران کو سبق سکھایا جائے اور یہ ایران کے ساتھ فیصلہ کن لڑائی ہو۔ لیکن اس میں فیصلہ کن لڑائی میں ابھی تک جو جنگی ماہرین ہیں، جنگ کے ماہر، اور صرف یہ خود امریکہ کے جو جنگی ماہرین ہیں اور جو اسٹریٹجسٹ ہیں اور جو سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو دو بدو لڑائی جو ہے وہ کسی بھی صورت میں امریکہ کے لیے نہ ہی کامیابی لے کے آئے گی اور خطرناک ہوگی، اور یہ طویل ترین جنگ ہوگی، اور اس میں امریکہ کی معیشت جو ہے وہ، کیونکہ امریکہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اور نیٹو نہیں ہے، یورپ نہیں ہے، اور جاپان نہیں ہے، ملائیشیا نہیں ہے، انڈونیشیا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو اس صورتحال میں
सारा खर्चा जो है उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, या फिर वो बिल भेजेंगे सऊदी अरब और यूएई को। और यूएई की मईशत जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हो चुकी है, और उसमें उन्होंने इसीलिए पाकिस्तान से भी पैसे मांगे हैं वापस। तो ये तो मामलात हैं। दूसरा, पाकिस्तान के लिए खास तौर पे जो पैगाम और जो वाइब्स आ रही हैं, वो यही पाकिस्तान को कहा जा रहा है, क्योंकि हमारी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी थी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और अब उसी मिलिट्री चैनल्स को ये कन्वे किया जा रहा है कि आप अफगानिस्तान की जंग फौरी तौर पे बंद करें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप फैसला करें, और दूसरा ये कि आपकी सरजमीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए ईरान ने जो इस्लामाबाद में उनकी जो सालसी की कोशिश की जा रही थी और जो मुज़ाकरात होने थे, वो मुज़ाकरात ईरान ने 2 दफ़ा इनकार किया कि वो इस्लामाबाद नहीं आना चाहते। और वो इसलिए क्योंकि एक अमेरिकन एनालिस्ट ने वली नसर ने ये कहा है कि ईरान को शुबा हो गया था कि ईरान की क़यादत को बाहर निकाल कर उनको निशाना बनाया जाएगा। और क्योंकि बहुत कम लोग बचे हैं, सीनियर्स जो हैं उनमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं और कुछ और हैं जो कि इस वक्त काम कर रहे हैं, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ ही मामलात मुज़ाकरात करने थे, लिहाजा वो तेहरान से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये सूरत हाल चल रही है। उसकी वजह यह है कि उसके बाद आते हैं पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल के बारे में। तो पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल ये है जी कि अवाम जो है वो नक्को नक हो गए हैं, और ख़ास तौर पे ये जो पेट्रोल और डीजल जो बिला ज़रूरत बिला वजह जो बढ़ाई गई हैं कीमतें, और उसकी वजह से एक महंगाई का खौफनाक तूफान आया है। और सबसे ज़्यादा मुतासर जो है वो आम आदमी होगा, क्योंकि पेट्रोल जो है वो सरकार को तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, सरकारी अफसरान हैं, पॉलिटिकल अशराफिया है, मिलिट्री अशराफिया है, फौजी और सियासी अशराफिया जो है, और ब्यूरोक्रेसी जो है, पुलिस है, बाकी अफसरान हैं, उनको तो कोई मसला नहीं होना। और उनको तो मुफ्त पेट्रोल मिलता है, मुफ्त डीजल मिलता है, इसलिए उनकी गाड़ियां चलती रहेंगी। और हमारी जो जुडिशरी है, अदलिया, उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उनको भी मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बिजली, मुफ्त डीजल मिलता रहेगा, और वो मौजें करते रहेंगे। तो मसला किसका है? मसला है आवाम का, मसला है ताजर कारोबारी लोगों का, मसला है किसानों का। और ख़ास तौर पे किसान जो हैं वो मज़ीद पिस जाएंगे इस सारी सूरत हाल में। उसकी वजह यह है कि गंदम की कटाई आ रही है, आगे बुवाई आनी है, और उसमें डीजल ही डीजल इस्तेमाल होता है, और तो कुछ होता नहीं है। बिजली और डीजल ये 2 मामलात हैं। इसके साथ ही जो महंगाई बढ़ चुकी है, एक ही दिन में हज़ार 1200 1500 रुपये पर हेड किराया बढ़ा दिया गया, वो वापस नहीं होना, वो डीजल है। तो डीजल की कीमतों में कमी नहीं की गई, मिट्टी के तेल की कीमतों में कमी नहीं की गई, पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है, और जो कि आम आदमी से ज़्यादा जो है वो ख़ास लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास गाड़ियाँ हैं बड़ी-बड़ी, उनको। तो ये सूरत हाल, ये सिचुएशन चल रही है। आवाम जो है, आवाम को कॉल दे दी गई है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बार फिर मुतहर्रिक हो गई है। मैं उनको ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और ख़ास तौर पे मुत्तहिदा अपोज़िशन तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, वो सारे के सारे इस वक्त अगर वो कोशिश करें तो पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल सकते हैं, और नाजायज़ हुक्मरानों को घर भेज सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर डिले किया गया तो डिले में तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को भी एक कायद चाहिए होता है, एक लीडरशिप चाहिए होती है, एक लाइन ऑफ एक्शन चाहिए होता है, लाइन ऑफ डायरेक्शन चाहिए होती है, तो उसकी तरफ आना चाहिए। और इमरान खान ने 6 महीने पहले कहा था, 6 माह पहले उन्होंने कहा था, वो जेल के अंदर बैठा उसका विजन जो है वो काम कर रहा है, और इसके बावजूद कि उनकी एक आंख ज़ाया की गई, और उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो इनसे कहीं ज़्यादा आगे। 6 महीने पहले उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी की जाए, और अगर उसकी तैयारी उससे पहले की जाती भरपूर तरीके से, तो अब तक मामला काफ़ी आगे तक जा चुके होते थे।